लर्निंग क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय में पाठ 7 धातु अधातु में भाग तीसरा देखेंगे। इस भाग में आप लोग धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। बच्चों, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक समरूपण। आप लोग ने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक समरूपण किस प्रकार से लिखा जाता है इसे पढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक समरूपण सभी तत्वों के रासायनिक क्रियाओं का आधार होता है। बच्चों, अधिकांश धातुओं के परमाणुओं की बाह्यतम कवच में अर्थात कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 से कम होती है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में दूसरा पॉइंट है आयनों की निर्मिति। बच्चों, तत्वों में आयनों की निर्मिति किस प्रकार होती है इसे हम जानेंगे। धातुओं में उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित आयन अर्थात धनायन निर्मित करने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 281 होता है। बच्चों, 2 अर्थात सोडियम तत्व के परमाणुओं के प्रथम कवच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कवच में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंतिम कवच में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह 1 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण नहीं करता है, इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया में इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सोडियम पर 1 धनावेश दिखाई दे रहा है, अर्थात यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसीलिए यहाँ पर सोडियम पर 1 धनावेश दिखाई दे रहा है। बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पर मैग्नीशियम का उदाहरण देखेंगे कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 282 होता है, अर्थात यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। इसीलिए आप यहाँ देखेंगे कि मैग्नीशियम पर 2 धनावेश का चिन्ह दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार एल्युमिनियम का उदाहरण लेते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 13 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 283 होता है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, इसीलिए यहाँ पर एल्युमिनियम पर 3 धनावेश दिखाई दे रहे हैं। तीसरा गुणधर्म है धातुओं के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया। बच्चों, धातुओं के साथ ऑक्सीजन का संयोग होने पर उनके ऑक्साइड का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर कोई एक धातु ले लेते हैं जैसे कि कॉपर और उसका संयोग ऑक्सीजन से करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। और उस कॉपर ऑक्साइड जो कि क्षारीय रूप में हमें प्राप्त होता है, इसीलिए हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइडों की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर लवण और पानी बनता है। बच्चों, अब हमें धातुओं का ऑक्साइड प्राप्त हुआ है उसका अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो देखेंगे क्या प्राप्त होता है। बच्चों, यहाँ पर हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ है और इस कॉपर ऑक्साइड का किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कॉपर सल्फेट और पानी प्राप्त होता है, जिसमें कॉपर सल्फेट यह एक लवण होता है और पानी यह हमें प्राप्त होता है। अब हम इसे दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक दूसरा धातु लेते हैं फेरस, जिसे हम आयरन के रूप में जानते हैं। बच्चों, फेरस का ऑक्सीजन के साथ संयोग करने पर हमें फेरस ऑक्साइड प्राप्त होता है और इस फेरस ऑक्साइड का किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो देखेंगे हमें क्या प्राप्त होता है। बच्चों, फेरस ऑक्साइड का कोई अम्ल, यहाँ पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं तो फेरस ऑक्साइड का हाइड्रोक्लोराइड से रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें फेरस क्लोराइड और पानी प्राप्त होता है। बच्चों, यहाँ पर फेरस क्लोराइड को हम आयरन क्लोराइड भी कहते हैं, यह हमें लवण के रूप में प्राप्त होता है। अब हम रासायनिक गुणधर्म में चौथा गुणधर्म देखेंगे कि धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है। बच्चों, अधिकतर धातुओं की तनु अम्ल अर्थात जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है के साथ रासायनिक अभिक्रिया करवाने पर धातुओं के लवणों की निर्मित होती है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। उदाहरण के रूप में हम आयरन और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोग करवाते हैं। यहाँ पर आयरन एक धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल है। बच्चों,
इनका आपस में संयोग कराने से इनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बच्चों, यहाँ पर फेरस सल्फेट अर्थात आयरन सल्फेट यह एक लवण है। इसे आप प्रयोग के द्वारा भी अपने प्रयोगशाला में कर सकते हैं। और अब अगला गुणधर्म लेते हैं कि धातुओं का पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है। बच्चों, कुछ धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस की निर्मित होती है। उदाहरण के तौर पे आप लोग देखेंगे कि कॉपर धातु की पानी के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कॉपर ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बच्चों, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया दिखाई गई है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।